मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी जो हमने राजनीतिक विज्ञान के लेक्चर की जो हमने सीरीज है उसके अंतर्गत आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और इस टॉपिक को जैसे कि मैंने हेडिंग डाला है, आप देख रहे होंगे कि है प्रभुसत्ता का सिद्धांत, यानी कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप संप्रभुता भी इस शब्द को कहते हो। क्या बच्चों, तो आप संप्रभुता भी कहते हो, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको हम सोवर्निटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रभुसत्ता का बेसिकली मतलब क्या है, इस चीज को आप सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर प्रभुसत्ता पढ़ते हैं तो प्रभुसत्ता का मतलब हम ये समझते हैं कि भाई किसी भी निर्णय लेने में जो राष्ट्र की अपनी एक शक्ति है, यानी कि वो किसी से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेगा, किसी के प्रभाव में निर्णय नहीं लेगा, या किसी भी अन्य शक्ति के दबाव को नहीं मानेगा किसी निर्णय लेने के दौरान। तो इस चीज को हम वहां पर संप्रभुता कह के इंडिकेट करते हैं। तो इससे एक बात तो प्रमाणित हो जाती है कि जो आधुनिक राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है, उस आधुनिक राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत संप्रभुता एक बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है, ठीक है ना। तो बना बिना प्रभुसत्ता के या बिना संप्रभुता के आधुनिक राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। आधुनिक राज्य की पहली एसेंशियल कंडीशन ही ये है कि वो संप्रभु होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम जब संप्रभुता की बात करते हैं बच्चों, तो इसका हमको बेसिकली समझना होगा कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। बेसिकली जो अगर संप्रभुता के विकास की जब बात मानी जाती है तो ये माना जाता है कि लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास में इसका उदय सबसे पहले यूरोप के अंदर होने लगा बच्चों। संप्रभुता के लिए सबसे पहले जो बात होने लगी, जहां ये डिस्कशन में आया, तो वो कहाँ था? वो यूरोप के अंदर था। अब यूरोप के अंदर क्यों था? देखो, अब इससे ये समझने के लिए हमें पहले इससे मध्यकाल की स्थिति यूरोप के अंदर समझनी पड़ेगी। तो इससे मध्यकाल की स्थिति यूरोप में क्या है? इस मध्यकाल के अंतर्गत यूरोप में एक तो जो सामंत वर्ग है, जो फ्यूडलिस्टिक क्लास है, और दूसरा जो चर्च है। अब ये दोनों प्रभावित करते थे राज्य तंत्र को बड़े पैमाने पर। कौन? जो सामंत, यानी कि जो सामंतवाद के अंतर्गत जो फ्यूडलिस्टिक जो फ्यूडल्स होते थे, लॉर्ड्स होते थे, और दूसरा जो चर्च होता था, यानी कि जो पोप जिसको आप बेसिकली कहते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या करते थे? राज्य की सत्ता को प्रभावित करते थे। अब यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट आने लगा, इन दोनों की शक्ति को ओवरलैप करने के लिए, या कह दीजिए इनकी शक्ति को दबाने के लिए, या राज्य की शक्ति को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर एक ये विचार आने लगा कि भाई इस सामंत वर्ग और चर्च, इसकी सत्ता से भी ऊपर किसकी सत्ता होगी? वो राज्य की सत्ता होगी। और इसी सत्ता को बच्चों क्या नाम दिया गया? इसी सत्ता को प्रभुसत्ता नाम दिया गया। यानी कि पहले अपने अर्ली फॉर्म में इस प्रभुसत्ता का मतलब क्या है कि राज्य अपने निर्णय लेने की क्षमता में न तो सामंत वर्ग की सहायता लेगा, न तो इनके प्रभाव में निर्णय लेगा, और न ही चर्च के प्रभाव में निर्णय लेगा। तो प्रारंभिक संप्रभुता का जो अर्थ है वो यहाँ पर इस अर्थ में लगाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ने में हम देखते हैं कि जाबोदा एक विद्वान हुए। तो जाबोदा ने अपनी एक इनकी एक किताब है, द 6 बुक्स ऑफ अ कॉमनवील। क्या है? जाबोदा की किताब है, जाबोदा द 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवील। ये किताब जाबोदा ने लिखी, और इसमें जाबोदा ने पहली बार फ्रांस के कंटेक्स्ट में संप्रभुता को व्याख्या करने का इसका प्रयास किया। तो 1576 में जाबोदा ने ये किताब लिखी थी। कौन सी बच्चों? द 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवील। अब इसमें इसने क्या दिया? इसने एक परिभाषा दी। इसने ये कहा कि जो प्रभुसत्ता है, वो प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी रहती है। नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी शक्ति ऐसी शक्ति जो कानूनों से नहीं बंधी रहती है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो संप्रभुता है अपने आप में, ये संप्रभुता ये किसी के अधीन नहीं होगी। यानी कि इसके ऊपर, संप्रभुता के ऊपर कोई कानून की शक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है? संप्रभु
अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए राज्य के अंतर्गत वो किसी अन्य शक्ति से प्रभावित नहीं होगा। तो मैंने आपको बच्चों पहले ही कह दिया है कि यूरोप में ये शक्ति उस समय किसको माना जा रहा है, ये एक चर्च को माना जा रहा है और दूसरा सामंतवाद को माना जा रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसके अंतर्गत जहां बोदा ने परिभाषा दी है, ह्यूगो ग्रोसियस ने दी है, टॉमस हॉब्स ने दी है, ज्या जाक रूसो ने इसके अंतर्गत बहुत चर्चा करी है, ठीक है ना। जॉन ऑस्टिन, ऑस्टिन के बारे में हम पढ़ेंगे आज भी थोड़ा सा। तो ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत, तो जिसने बेसिकली ऑस्टिन ने जो पॉजिटिविस्ट लॉ की थ्योरी दी, पॉजिटिव लॉ की जो थ्योरी दी, वो बच्चों किसको, संप्रभुता के सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए ही थी, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो क्या हो गया, द जॉन बोदा की किताब ध्यान में रखिएगा और क्या इसने परिभाषा दी है इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला नाम आता है बच्चों किसका, अगला नाम आता है ह्यूगो ग्रोसियस का। ह्यूगो ग्रोसियस, ठीक है ना। अब ह्यूगो ग्रोसियस ने भी संप्रभुता की परिभाषा देने का प्रयास किया। तो ग्रोसियस ने क्या परिभाषा दी, ग्रोसियस ने कहा कि संप्रभुता जो है एक प्रकार से क्या है, जो सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है और वो उस व्यक्ति में निहित रहती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है। क्या कह रहा है, प्रभु सत्ता ऐसी राजनीतिक शक्ति है, क्या कह रहा है इसको, ऐसी राजनीतिक प्रभु सत्ता, ऐसी राजनीतिक सॉरी, प्रभुता ऐसी राजनीतिक शक्ति है जो उस व्यक्ति में नहीं निहित होती है, जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या इसने प्रभुसत्ता की परिभाषा क्या दी, ऐसी राजनीतिक शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जो जिस पर किसी अन्य का या किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है बच्चों। तो ये किसकी, ग्रोसियस की परिभाषा है। तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली कानून की दृष्टि में जो राज्य की सत्ता है, यानी कि जो राज्य की सत्ता, इसको सर्वोपरि या अनन्य बना देना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो राज्य की सत्ता है, राज्य की सत्ता को सर्वोपरि या अनन्य बना देना। इस दृष्टिकोण से मुख्य रूप से ये क्या कर रहे हैं, ये प्रभुसत्ता की व्याख्या कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो प्रभुसत्ता का मतलब क्या हो गया, मोटा मोटा सभी परिभाषाओं से एक चीज निकल करके आ रहा है, ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिस पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि अपने आप में वो कंप्लीट होती है। अभी आगे चल करके मैं आपको प्रभुसत्ता के लक्षण पढ़ाऊंगा, तो प्रभुसत्ता के लक्षणों में ये आपको बात फिर और क्लियर हो जाएगी कि किस लिए वो ऐसा कह रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है ऑस्टिन का सिद्धांत। इसमें ऑस्टिन का सिद्धांत, अब ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का क्या सिद्धांत दिया, देखो जो ऑस्टिन ने सिद्धांत दिया, ऑस्टिन का अगर हम काल देखें तो 1790 से लेकर के बच्चों 1790 से 1859 तक है। 1790 से लेकर के 1859 एडी तक जो है हमारा किसका काल है, ये ऑस्टिन का काल है। और ऑस्टिन सारे चिंतकों में एक महत्वपूर्ण चिंतक है जिसने प्रभुसत्ता को बड़ा बारीकी से डिफाइन करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। अब बेसिकली ऑस्टिन को ये प्रभुसत्ता की बात करने की बात क्यों पड़ी, ठीक है ना। अब बेसिकली इसके इस समय इंग्लैंड के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, ठीक है ना। एक कौन है, एक है बच्चों रूढ़िवादी, एक कौन है रूढ़िवादी, और दूसरे हैं उपयोगितावादी, उपयोगितावादी, ठीक है ना। अब जो ये ऑस्टिन है, ऑस्टिन कहाँ, ऑस्टिन क्या है, ऑस्टिन उपयोगितावादी है, ऑस्टिन उपयोगितावादी। अब इनके बीच में मेन विवाद क्या है, यानी कि रूढ़िवादियों का मानना यह है कि जो कोई भी कानून बनाया जाता है, वो कानून क्या होता है, किसी विधि सॉरी जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के प्राकृतिक विवेक की अभिव्यक्ति होता है। कानून को क्या कह रहा है, यानी कि ये नेचुरल लॉ की बात करते थे, प्राकृतिक कानून की बात ये करते।
और इनका मानना था कि नेचुरल लॉ क्या होता है, सबसे प्रधान सर्वोपरि होता है। लेकिन अब उपयोगितावादी इस चीज को नहीं मानते थे। भाई उपयोगितावादियों का मानना क्या था, उनका मानना था कि भाई जब आप जन कल्याण कर रहे हो, जब आपका ध्येय जो है जन कल्याण है, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर आपको प्रभुसत्ता, यदि कि जो प्रभुसत्ता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति होगा, उसके पावर्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये कौन मान रहे हैं, ये उपयोगितावादी मान रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो उपयोगितावादियों का मानना है, तो उपयोगितावादी में खासकर ऑस्टिन ये क्या लेकर के आया, इसने कहा पॉजिटिव नहीं, इसने कहा प्राकृतिक नेचुरल नहीं, बल्कि कानून कैसा होना चाहिए, सकारात्मक कानून होना। तो सकारात्मक कानून का सिद्धांत दिया, सकारात्मक कानून का सिद्धांत दिया किसने, ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने क्या दिया, सकारात्मक कानून का सिद्धांत दिया। तो इसने फिर इसमें परिभाषा देने की भी प्रयास किया। तो इसने कहा कि भाई हम कानून केवल ऐसे नियमों को मान सकते हैं जिसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो क्या कह रहा है, कानून की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ऑस्टिन कह रहा है कि कानून हम कुछ ही ऐसे नियमों को मान सकते हैं जिनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं बताता है, ये कह रहा है कि जो कानून की उत्पत्ति है वो किसी ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो। यानी कि कानून की उत्पत्ति उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय लेने में समर्थ हो। पहली कंडीशन इसने ये मानी। क्या कह रहा है, जो कानून की उत्पत्ति होनी चाहिए उसका स्रोत ऐसा होना चाहिए जो निर्णय लेने में समर्थ हो, ठीक है ना। दूसरी बात कह रहा है, इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। क्या आदेश, कमांड होनी चाहिए, किसी आदेश की अभिव्यक्ति। दूसरी बात क्या कह रहा है, किसी आदेश की अभिव्यक्ति। इसलिए ऑस्टिन क्या कहता है बच्चों, ऑस्टिन कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरिन, ठीक है ना। और तीसरा कहता है कि यह प्रामाणिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यह प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक होने का मतलब क्या है, अर्थात इसका उल्लंघन होने पर इसके लिए दंड का विधान होना चाहिए। तो ऑस्टिन कहता है कि अगर ये तीनों बातें किसी चीज में पाई जाती हैं, ठीक है ना, ये कानून, ऐसे नियम को ही हम कानून मानेंगे जिसमें ये तीनों बातें पाई जाती है। तो तीनों बातें क्या क्या पाई जाती हैं, उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय लेने में समर्थ हो, यानी कि क्या होना चाहिए, कोई एक संप्रभु होना चाहिए इसके ऊपर। किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसमें कमांड होनी चाहिए, तो ये कमांड है। और ये सॉवरिन है, और ये पनिशमेंट का विधान है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यानी कि डेटरेंस होना चाहिए इसमें। अगर भाई इसका विचार क्या है, ये कह रहा है कि अगर किसी के लिए कोई दंड का भय ही नहीं होगा उसको, तो फिर आप उसको कैसे कहोगे कि ये क्या एक सॉवरिन की कमांड है। यानी कि कमांड ऑफ सॉवरिन कैसे होगा, कि जब उस पर दंड देने का विधान होगा, ठीक है ना। तो इसकी दृष्टि में क्या है, यानी कि इसने सकारात्मक कानून की का सिद्धांत दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया। यानी कि लॉ को कैसा मानता है, पॉजिटिव होना चाहिए। कानून कैसा होना चाहिए, ऑस्टिन कह रहा है, ऑस्टिन कह रहा है कि सकारात्मक होना चाहिए कानून। अब सकारात्मक कैसा होना चाहिए, कैसे ये कह रहा है कि सकारात्मक कानून, अब कौन सा कानून होगा, कह रहा है कि सकारात्मक कानून ऐसा कानून होगा जिसे किसी प्रभुता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय ने अपने समुदाय के सदस्यों के लिए निर्धारित किया हो। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, कह रहा है कि उस जो प्रभु सत्ता है, जो कानून की सत्ता है, उस व्यक्तियों के समाज में सर्वोच्च होनी चाहिए। यानी कि कानून संप्रभु द्वारा निर्मित होना चाहिए। और बहुत आसान भाषा में हम इसको ये कहें तो क्या कह रहा है कि जो प्रभु सत्ता है, ऑस्टिन के अनुसार जो प्रभु सत्ता है ये क्या है, राज्य का बुनियादी लक्षण है, राज्य का बुनियादी लक्षण है। कह रहा है क्या, यानी कि ऑस्टिन का राज्य बिना संप्रभुता का कोई राज्य नहीं है। ऑस्टिन के अनुसार अगर राज्य के पास संप्रभुता नहीं होगी तो ये अपनी परिभाषा में इसको राज्य नहीं मानता। यानी कि इसके अनुसार ये राज्य के उन पूरे मानकों को पूरा नहीं करेगा अगर इसके पास संप्रभुता नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए
ऑस्टिन ने बड़ा अच्छी बात यहाँ पर कही है, जो आधुनिक लॉ का पूरा आधार है। तो ऑस्टिन क्या कहता है, जब इस राज्य को निर्णय लेने की शक्ति है, जब इसका स्थान सारी संस्थाओं में सबसे ऊंचा है, यानी कि जो राज्य नाम की संस्था है, कह रहा है कि जितने भी संस्थाएं इस समाज में पाई जाएंगी, सब संस्थाओं में क्या है, सर्वोच्च है राज्य जो नामक संस्था है। क्या कह रहा है, जो राज्य नामक संस्था है ये सब संस्थाओं में सर्वोच्च है। इसलिए क्या कह रहा है कि इसे नागरिकों की अनन्य निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। किसको, राज्य को नागरिकों की अनन्य निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। कह रहा है अगर, यानी कि यहां पर समझने वाली बात है, ऑस्टिन दोनों पक्षों की बात कर रहा है। क्या, ऑस्टिन के अनुसार एक तो क्या है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ क्या है, जो राज्य के अंग या समाज जो राज्य के अंदर है, ये है। तो क्या कह रहा है, अब ये जो राज्य बनाए, ये राज्य जो कानून बनाए, तो इसमें कानून बनाने की इसकी क्या होनी चाहिए, कह रहा है संप्रभुता, यानी कि प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए कानून बनाने में ये, ठीक है ना। और जो समाज है, और इस राज्य समाज से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, समाज इसको निष्ठा दे और ये इसके बदले में क्या करे, राज्य के ऊपर प्रभुसत्ता एक्सरसाइज करे। राज्य क्या करेगा, समाज इसके प्रति निष्ठा रखेगा और राज्य समाज के ऊपर क्या करेगा, अपनी संप्रभुता से शासन करेगा। तो ये ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहता है वो, ना जो राज्य है वो नागरिकों की अनन्य निष्ठा का पात्र होता है। तो किसका, ऑस्टिन का स्टेटमेंट है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेगा। अब इसने कुछ प्रभुसत्ता के लक्षण बताए। प्रभुसत्ता के लक्षण क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रभुसत्ता के लक्षण क्या है। अब 4-5 लक्षण जो है वो प्रभुसत्ता के बताए गए हैं। जैसे अगर पहली मैं बात करूं, तो प्रभुसत्ता का पहला लक्षण है बच्चों पूर्णता। क्या, पहला लक्षण है प्रभुसत्ता का पूर्णता। अब पूर्णता का अर्थ क्या है, पूर्णता का मतलब यह है कि प्रभुसत्ता अपने आप में एक पूर्ण और निरपेक्ष शक्ति है, ये किसी पर आश्रित नहीं होगी। यानी कि प्रभुसत्ता अपने आप में कंप्लीट है, ये किसी पर आश्रित नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो पहली शर्त है प्रभुसत्ता की, क्या होना चाहिए, कि पूर्णता होनी चाहिए। प्रभुसत्ता के लक्षणों में पहला क्या, पूर्णता होनी चाहिए। दूसरा कहता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, दूसरी बात क्या कहता है, सार्वभौमिकता। अब सार्वभौमिकता किसको कह रहा है बच्चों, सार्वभौमिकता से इसका अभिप्राय यह है कि प्रभुसत्ता को जो है राज्य के भीतर सभी व्यक्ति, संस्था और समूहों में सर्वोच्च होनी चाहिए। व्यक्ति, संस्था व समूहों में, ये राज्य के जो स्टेक होल्डर है, समूहों में प्रभुसत्ता सर्वोच्च होती है। दूसरा लक्षण क्या आ गया, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति, संस्था व समूहों से क्या होगी, प्रभुसत्ता सर्वोच्च होती है। इन सभी में क्या होगी, प्रभुसत्ता सर्वोच्च होगी, कह रहा है, ठीक है ना। तीसरा, अगली बात जो कहता है, तीसरा गुण इसका प्रभुसत्ता का, यह है अदेयता। अदेयता, अदेयता का मतलब है इनएलिएनेबिलिटी, यानी कि इसको अलग न किया जा सकता हो, किसी को दिया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि क्या कह रहा है, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता अखंड है, अखंड है, इसे किसी को सौंपा नहीं जा सकता, को सौंपा नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्या है, किसी को सौंपा नहीं जा सकता है। तो अदेयता का मतलब, अगर जैसे मैं एक सॉवरेन राष्ट्र हूं, मैं अपनी पावर एक्सरसाइज करता हूं अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, तो कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी संप्रभुता का दान किसी को नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी संप्रभुता को किसी अन्य को नहीं दे सकता हूं, ठीक है ना। फिर अगली चौथी क्वालिटी जो इसकी बताता है, ये बताता है इसका क्या, स्थायित्व। क्या कह रहा है, तो जैसे राज्य स्थायी होता है, वैसे ही क्या होना चाहिए, संप्रभुता भी स्थायी होनी चाहिए। जैसे राज्य
स्थायी होता है, राज्य परमानेंट है, तो वैसे ही क्या कह रहा है, संप्रभुता भी क्या होनी चाहिए, स्थायी होनी स्थायी होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद ये बात करता है बच्चों अगली क्वालिटी की, जो पांचवी क्वालिटी ये बताता है, तो पांचवी क्वालिटी क्या बताता है, अविभाज्यता। पांचवी क्वालिटी बता रहा है क्या, अविभाज्यता। अविभाज्यता का मतलब कि प्रभुसत्ता विभाजित नहीं हो सकती, बांटा नहीं जा सकता। इसको कहने का तात्पर्य क्या है, प्रभुसत्ता का विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो, ठीक है ना। तो 5 एलिमेंट हैं प्रभुसत्ता के, बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिएगा इनको। क्या क्या एलिमेंट है प्रभुसत्ता के 5? पहला पूर्णता है। दूसरा पूर्णता का अर्थ क्या हो गया, किसी पर आश्रित न होना, ठीक है ना, यानी कि प्रभुसत्ता किसी पर आश्रित नहीं होगी, अपने आप में पूर्ण होगी। दूसरा सार्वभौमिकता, कहने का मतलब क्या, राज्य के अंदर व्यक्ति, संस्था या समूहों से जो प्रभुसत्ता होती है वो हमेशा क्या होती है, कह रहा है सर्वोच्च होती है, कह रहा। फिर क्या, अधेयता, किसी को आप दे नहीं सकते, इसको ग्रांट होने वाली चीज नहीं है। तो क्या, अखंड है प्रभु संप्रभुता, तो इसलिए किसी को इसको सौंपा नहीं जा सकता, दूसरे को हम दे नहीं सकते। फिर क्या कह रहा है, स्थायित्व, जिस प्रकार राज्य स्थायी है कह रहा है, तो उसी प्रकार क्या होना चाहिए, संप्रभुता भी क्या होनी चाहिए, स्थायित्व रहना। और जैसे जब तक राज्य का स्थायित्व रहेगा कहता है, तभी तक संप्रभुता भी एक्सरसाइज कर पाओगे। अगर राज्य का स्थायित्व नहीं है तो संप्रभुता भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और पांचवी बात क्या बताता है बच्चों, कहता है अविभाज्यता, यानी कि इसका विभाजन ना हो सकता हो, यानी कि इसको बांटा ना जा सकता हो। क्यों? क्योंकि संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्या, संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसी यही सिद्धांत क्या करता है, अविभाज्यता को बात करता है, ठीक है ना बच्चों। तो एक जनरल मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया कि कैसे कैसे हम संप्रभुता को समझ सकते हैं। और भी इसमें लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत आता है, और भी इसमें बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, तो उसकी तो हम डिटेल से क्लास में बात करते हैं। तो आप जरूर अपने सुझाव हमको साझा कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर ऐसे किसी टॉपिक पर और आप अन्य लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपके लिए मैं अगले लेक्चर लाने का प्रयास करूंगा बच्चों। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।